हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट 2019 में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से साइंस का सेक्शन शुरू हुआ है और सबसे पहले साइंस पेडागोगी का क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? Which one of the following is not true of the nature of science? नेचर ऑफ साइंस की बात कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, तो नहीं कह रहा है। तो इसको ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम इस तरह से भी एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, इसमें क्या 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 है और जो 3 एक है तो एक नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम देखेंगे उसी प्रोसेस को यूज करते हुए, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है। विज्ञान संदेह को बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, तो बिल्कुल विज्ञान कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज की बात करता है, तो ये भी सही है। तो जब ये सही है तो ऑप्शन नंबर 4 ही रॉन्ग होगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं, ये क्या बोलता है कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। स्टैटिक की बात कर रही है कि जो साइंस होती है वो नेचर में स्टैटिक होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। साइंस स्टैटिक नहीं होता है, ये स्थिर नहीं है, ये अस्थायी है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? तो निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, अस्थायी मानस प्रवृत्ति। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ए बी सी, ये तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं। बट ये जो 4th दिया हुआ है कि अस्थायी मानस प्रवृत्ति यानी कि स्टैटिक माइंड सेट, तो विज्ञान कभी भी हमें स्टैटिक माइंड सेट नहीं सिखाता है। हम लोग स्टैटिक माइंड सेट अगर रखें तो हम लोग साइंस को पढ़ ही नहीं सकते, उसके डेवलपमेंट को कर ही नहीं सकते। सो यहाँ पे ऑप्शन डी ही रॉन्ग है, ये तीनों सही है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी तीनों सही है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं कि एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, साइंस टीचर की का क्या रोल है, उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो जहाँ ये रटने की बात आ जाती है तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है, इसको हम लोग रॉन्ग कर देंगे। रटने की बात आ रही है यहाँ पे उच्च संज्ञानात्मक क्षमता वाले प्रश्नों, तो एक पे फोकस करना हमारा मोटिव नहीं है कि हम स्टडी में किसी एक चीज़ पे फोकस रहे, हमें ऑल ओवर डेवलपमेंट देखना होता है। सो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है कि छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, यानी वैरायटी ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स, ये सब चीज़ें की बात कर रहा है। तो इसको छोड़ते कुछ देर के लिए इसे देख लेते हैं। छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, तो यहाँ पे प्रोवाइड प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सीखने के अनुभव प्रदान करना, तो किसी भी चीज़ को प्रोवाइड कराना ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्टडी में, हमारे कैरिकुलम में, ताकि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इससे क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं सारे सब्जेक्ट के पेडागोगी सेक्शन में, ये एनसीईआरटी 2005 के क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या हो सकती है? तो देखते हैं ऑप्शन से हम इसको चलते हैं। सीखने वालों के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू ऑफ लर्नर्स, यह बिल्कुल सही है। ये सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। ट्रू द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर्स, ये भी सही है। यहाँ पे शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, तो शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये कहीं से भी सही नहीं है, हमें टीचर के लिए नहीं होना है। विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू साइंस। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ए बी डी सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे टीचर को इन्वॉल्व किया गया है, टीचर इन्वॉल्व नहीं होंगे जब हमें अधिक से अधिक बच्चे को पार्टिसिपेट करना है उनके। तो ये ऑप्शन सी रॉन्ग है यहाँ पे, एंड ये तीनों ऑप्शन सही हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। ये एक टॉपिक है एंड आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना में सबसे अधिक संबंधित होगी। इन सेंस ये जो टॉपिक है इसको लेकर के हमें क्रियाकलाप कराने हैं, जागरूक करना है, तो क्या कौन सी चीज़ें ज़्यादा उपयुक्त होंगी। तो यहाँ पे याद करना है तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। बोध कराना, अंडरस्टैंडिंग, इससे कोई फ़ायदा है नहीं बच्चों को अंडरस्टैंड करा करके, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, खुद से क्रिएट नहीं करेगा चीज़। अनुप्रयोग करना, अप्लाई कब करेगा, जब वो चीज़ों को सीख लेगा, खुद से क्रिएट करेगा तो अप्लाई कर सकता है ना, वो सीधे अप्लाई कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे सर्जन करना यानी कि क्रिएट करना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सर्जन करना मतलब वो क्रिएट करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। तो कौन से मेथड सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। चलिए इसको कुछ देर के लिए छोड़ते हैं। छात्रों को जोड़ने की बात कर रहा है। छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, ग्रुप असेसमेंट के लिए, तो ये भी कुछ देर के लिए इसको भी रहने देते हैं। विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ना कोई ये लॉजिक यहाँ नहीं है। छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, अगर हम उनके प्रॉब्लम्स को, सारे क्वेश्चंस को जो टफ है उनको सॉल्व कर दे तो इससे भी उनका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो बचे ये दो ऑप्शन, तो इनमें अगर हम चलें तो इन लोग में हमें बेस्ट चूज़ करना होता है, बेस्ट ऑप्शन पे हमको जाना होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, वर्किंग ऑन इंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट, हमें इंगेज करना है बच्चों को। बच्चे जब इंगेज होंगे तो अपने आप ही एक्टिविटी करके, क्रिएटिविटी करके सीख जाएंगे। तो ये ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रकाश के प्रवर्तन की बात हो रही है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में अगर हमें सिखाना है तो फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं। तो सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के प्रवर्तन का अवलोकन कराना, उनका निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है और कंक्लूजन, तो ये इसको रख सकते हैं अभी। संकल्पना पर आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना। क्लोज एंडिंग प्रश्न वैसे होते हैं जिनका सीधा सा आंसर होता है, वन लाइनर जैसे होते हैं, या बिल्कुल एक चीज़ का कोई लेंदी आंसर नहीं होता या कोई उसमें किंतु परंतु नहीं होते। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो दिखा के हम कैसे समझा सकते हैं रिफ्लेक्शन को। और फोर्थ कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट पेपर पे अगर हम परावर्तन दिखा दे तो भी बच्चा नहीं सीखेगा। ये ऑप्शन 1 के साथ ही हम लोग जाएंगे, ये सही है बिल्कुल, कि सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन कराना, उनका निष्कर्ष निकालना। हम लोग प्रैक्टिकल करा के सामने बच्चों को दिखाएंगे, उनसे करवाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे फील्ड विजिट जो होता है, बच्चों को ग्राउंड में ले जा करके, या जो प्लांट्स होते हैं उनको दिखा करके, मतलब अपने बेसिकली इन्वायरमेंट से जोड़ करके हम साइंस को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पूछ रहा है। तो विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो उसके लिए फील्ड वर्क ज़रूरी नहीं हो तो कहीं से भी हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये सीखने वालों में मेहनत की आदत का विकास करता है। तो मेहनत की आदत डेवलप करने के लिए फील्ड विजिट की ज़रूरत नहीं होती है। ये इरेलेवेंट यहाँ पे लग रहा है। यह अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव प्रदान करता है। इसका संचालन आसान है। हमें आसान और टफ समझ करके स्टडी को नहीं आगे ले जाना है। सो यहाँ पे आसान और टफ वाले ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाते हैं। तो यह कह रहा है कि यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव का, मतलब हमें ये प्रोवाइड कराता है एक्सपीरियंस। तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है। मतलब यहाँ पे लर्नर्स सेंटर्ड असेसमेंट की बात कर रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहा है। तो बिल्कुल पोर्टफोलियो बनाने से हमें स्टूडेंट के बारे में, अपने बच्चे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक पोर्टफोलियो ये यहाँ पे सही है।
हाँ, दूसरा अवधारणा मानचित्रण, कंसेप्ट मैपिंग। तो कंसेप्ट मैपिंग भी, ये भी सही है। पेंसिल पेपर से बच्चों का एग्ज़ाम लेकर के हम उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी को या उनके इनर जो इंटेलिजेंस है उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। और जनरल लिखना, हाँ, राइटिंग अगर हम उन्हें दे लिखने के लिए, अगर वो इस तरह का लिख रहे हैं तो अपने अंदर की जो उनकी क्रिएटिविटी है, कंपोजिशन, वो बाहर आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। तो देखिए अगर हम, तो ए बी सी नहीं होगा, डी, ए बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ए बी डी, ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है। विज्ञान में सीखने जैसे असेसमेंट एज कह रहा है इन साइंस मीन्स, तो एज मतलब एज हम खुद को सेल्फ असेसमेंट से इसको जोड़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ होगा, सत्र भी नहीं होगा, टर्म भी नहीं है और फॉर्मेटिव भी नहीं है। जैसे असेसमेंट, यहाँ पे देखिए अगर हम इंग्लिश को लेकर चलो, असेसमेंट एज कर रहे हैं, जहाँ एज होता है वहाँ पे सेल्फ ही होता है। ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं कि जहाँ एज है वहाँ पे सेल्फ, तो स्व आकलन, ये बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है। अब जैसे वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको बनाने का प्रयास अरेंज करने का प्रयास कर रही है और उसके पास वायर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तो उस परिपथ को बनाने के लिए जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस चीज़ का वो यूज़ कर सकती है। तो कांच की छड़, ये तो इरेलेवेंट है, होगा ही नहीं। रबर का पाइप का यूज़ हो सकता है, लेकिन रबर के पाइप का यूज़ तो इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर होता है, तो ये होगा भी नहीं, कांच भी नहीं होगा। मोटा धागे से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। हाँ, स्टील के तार से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो ये स्टील वायर जो है ये सही ऑप्शन है, स्टील वायर। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन को पहचानिए। इसमें जो चारों दिए हुए हैं इसमें से एक सही है, उन्हें हमें एक स्टेटमेंट है ये तो चूज़ करना है। तो उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये गलत है, रॉन्ग है। ये तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है, ये प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी पड़ती है। एनसीईआरटी में साफ साफ लाइट के चैप्टर में लिखा हुआ है अवतल उत्तल के बारे में। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, नहीं बिल्कुल। उत्तल दर्पण जो होता है वो जो साइड मिरर्स होते हैं उनमें लगा होता है। तो हम ऐसे भी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को करेक्ट कर पाएंगे। तो उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा भी बनाता है, नहीं उल्टा नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण सीधा ही बनाता है बट हमेशा नहीं बनाता है, सदैव दिया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग है। तो जब तीनों रॉन्ग हो ही गए तो एक यही बचता, यही सही होगा। चलिए देखते हैं, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है, ये दोनों बनाता है, तो ये ऑप्शन 4 ही सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि चींटी के दंश में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। तो ये तो याद करने वाली है कि ये फॉर्मिक अम्ल होता है, तो चलिए ये 4th इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये दिया हुआ है इतने किलो हमारा ईंधन है, फ्यूल है इतने किलोग्राम, इसको जब हम लोग पूर्ण रूप से दहन करते हैं, मतलब इसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इतनी जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मानक मात्रों में इस ईंधन का कैलोरी, इसका कैलोरी में मान पूछ रहा है, तो ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। वैसे मैं बता दूं कि इसका आंसर और ऑप्शन 3 इसका आंसर है। अब चाहे तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिलहाल मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, तो फिजिक्स के ऐसे ही क्वेश्चन जो ऐसे कैलोरी जो कन्वर्ट करने वाला था उस तरह का, या जैसे इसमें कि एवरेज चाल, औसत चाल पूछ रहा है, इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल ही रहते हैं। तो मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चला कर जाती है। वो जाते समय 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौट जाती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है, ये यहाँ पे चाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, जा रही है उस समय का भी चाल दिया हुआ है, आते समय लौटने का भी यहाँ पे स्पीड गिवन है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल, 2xy
2xy अपॉन x प्लस वाई। तो हम लोग इसी पे इसको सॉल्व कर लेंगे। और तो ये यहाँ पे इसका 9.6 किलोमीटर पर आवर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? दूरी के लिए तो यहाँ पे हर्ट्ज दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है तो वर्ष ये कोई मात्रक नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी हर्ट्ज है, ये भी नहीं होगा। तो ये बच गया, यही इसका आंसर, यही ऑप्शन आंसर होगा। वैसे देख ले तो 42 मीटर प्रकाश वर्ष, तो यही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि समीर अपने कंचे खेले जाते हैं, कांच के होते हैं, को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों, तनी हुई सेलोफेन सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? फ्रैक्शन की बात कर रही है कि फ्रैक्शन जो है सबसे अधिक किस चीज़ पे लगेगा। तो यहाँ पे सेलोफेन सीट, समाचार पत्र, कालीन, तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पे सही होगा। सेलोफेन सीट पे सबसे बढ़ते क्रम में लिखना है तो ये होगा। देन फिर समाचार पत्र आएगा एंड फिर नेक्स्ट कालीन आएगा। कालीन पर वो बहुत तेज़ी से फ्रैक्शन जो होगा उसका कम होगा, तो यहाँ पे ये ज़्यादा होगा। चलिए अब नेक्स्ट तक लेते हैं। कोई पिंड मैं बता दूं कि जो मोशन का चैप्टर है उस चैप्टर में जो ग्राफ दिए हुए होते हैं, वीटी ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, स्पीड टाइप ग्राफ होता है, तो उससे भी नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ग्राफ गिवन होगा और आपको बताना होगा कि वो कौन सा ग्राफ है। तो और मैं बता दूं एक बात और कि जो ग्राफ होते हैं तो उनमें जो एक्स एक्सिस होता है, टाइम हमेशा वहीं पे होता है। अगर टाइम यहाँ पे शो किया हुआ है मतलब वो समझिए कि वो ग्राफ रॉन्ग है, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। एक एक्सिस है, वाई है, तो टाइम यहाँ और वेलोसिटी यहाँ कभी नहीं होगा, मतलब क्वांटिटी यहाँ कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो टाइम यहीं पे होगा, एक्स एक्सिस पे ही टाइम शो करेगा। तो ये एक बात थी। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कोई पिंड रैखिक किसी एक समान वेग से गतिमान है। यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है यहाँ पे, एक समान वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा है, मोशन में है। यदि समय को एक एक्सिस पर निरूपित किया जाए, यहाँ पे दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है समय को एक एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इस गति का दूरी समय ग्राफ वाई एक्सिस के समानांतर एक सरल होगा। तो जब एक समान है तो वो तो कांस्टेंट वेग से ही ना आगे जा रहा है, कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में शो भी हो रहा है कि वो कांस्टेंट है। तो समानांतर सरल रेखा, तो ये गलत है। पैरेलल की बात कर रहा है तो पैरेलल मतलब ऐसे होता है, तो ऐसे तो नहीं जा रहा है, ये सीधे कांस्टेंट से जाएगा। इस गति का वेग समय ग्राफ एक्सिस के समानांतर एक सरल रेखा में होगा, तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बिल्कुल जाएगी, तो यही ऑप्शन 2 ही सही होगा। चलिए और भी देख लेते हैं। किस गति का दूरी समय ग्राफ एक्सिस के समानांतर एक सरल रेखा होगा, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। समांतर की बात कर रहा है और दूरी समय बोल रहा है यहाँ पे, जबकि ऊपर में वेग दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही रॉन्ग है। इस गति का वेग समय ग्राफ वाई एक्सिस के समांतर, तो वाई एक्सिस बोल रहा है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे, तो ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका ऑप्शन 2 सही है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वीटी ग्राफ है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? तो पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है तो इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कोक, कोयला, तो यहाँ पे विटामिन दिया हुआ है सनहेक्टर। हमें बेसिकली जो ऑप्शन होते हैं इन्हीं से चूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे ये कोक ही होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है और कक्ष का टेम्परेचर, ताप जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सुबह होने पर इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है। T1, T2, T3 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इन किस संबंध द्वारा इन तापों को निरूपण की अधिक संभावना है? कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम टेम्परेचर के बेसिस पे इनको? तो टेम्परेचर जब सेम है तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, सारे इक्वल ही होंगे। तो T1, T2, T3 तीनों बराबर ही होंगे जब टेम्परेचर सेम है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बना सकता है? तो एल्गी, शैवाल,
अपना भोजन बना लेता है प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये ईवीएस की जो बुक्स होती है, जो हम लोग 5, 6, 7 के पढ़ते हैं, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है ध्रुवीय भालू के बारे में, वैसे आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे सफ़ेद फर, बाल, चपटे पैर, बालों की परतें, तो बेसिकली उसके जो लक्षण है ध्रुवीय भालू को वो आपको इसमें से फाइंड करना है कि उसमें क्या क्या है। तो नाक, चपटे पैर नहीं होंगे, नाखून उनके लंबे होंगे, और ये ठीक है, बालों के ऊपर ठीक है। तीव्र सूंघने की शक्ति, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे पैर चपटे की बात कर रहा है। सफ़ेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत, तो वसा की परत ठीक है ये, वो उसको बचाएगा, ठंड लगने से बचाएगा। वो लोग बर्फ़ में ही रहते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन फिर से यहाँ से चपटे पैर आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत, तो हाँ फैट जो है वो गर्म रखेगा, ठंड से बचाएगा। लंबे नाखून पैने जो होंगे वो बर्फ़ पे चलने में उन्हें मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। और सफ़ेद फर जो होंगे उनको उसको छुपने में हेल्प करेंगे ताकि वो शिकारी की नज़रों से बच सके। तो यही है, सही है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो कह रहा है कि दूध में निम्नलिखित से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ सी है उसको तो हम लोग, जैसे विटामिन सी है तो ये रॉन्ग होगा, सी होता नहीं है दूध में। यहाँ विटामिन सी है, भी रॉन्ग हो गया, बचाइए दोनों। तो यहाँ पे आयरन की बात कर रहा है, यहाँ पे कैल्शियम की बात कर रहा है, विटामिन डी, विटामिन और प्रोटीन कॉमन है, तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट होगा। आयरन नहीं, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये था हमारा क्वेश्चन 83, प्रोटीन, कैल्शियम और सी, विटामिन डी। यहाँ पे सी था तो इसलिए एलिमिनेट हो गया। सी तो होता नहीं है, वो तो सिट्रस जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है, खट्टे फलों में से पाया जाता है, तो ये दोनों ऐसे एलिमिनेट हो गया। ये बचे ये दोनों। तो यहाँ पे विटामिन डी है, प्रोटीन है, ठीक है, बट यहाँ आयरन कैल्शियम है, तो आयरन नहीं और कैल्शियम पाया जाता है, तो भी ऑप्शन 3 सही हो गया यहाँ पे। चलिए 84 देखते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रतिरोधी यानी रोगानुरोधक के रूप में जो घाव पर लगाया जाने वाला जो विलेन होता है, तो वो आयोडीन होता है, तो सबको पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही है, चलिए ये देख लेते हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सा सही नहीं है। जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है, ठीक है, तीनों सही है। मृदा में वायु की उपस्थिति नहीं होती, ये रॉन्ग है, मृदा में वायु की उपस्थिति होती है। अगर हम गमले में पानी देते हैं तो ऊपर बुलबुले जैसा निकलता है, तो वो ये बबल्स बनते हैं, तो ये शो करता है कि उसके अंदर एयर प्रेजेंट है, तो ये रॉन्ग है। ये जब रॉन्ग है तो यानी कि ये सही है, यही हमारा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, मैच करना है। तो एक भी हम लोग इसमें से कंफर्म होकर के मैच कर लेंगे, तो बाकी चीज़ें ऐसी। यकृत जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ए का 4 होगा। तो देख लेते हैं ए का 4 कहाँ है, तो ए का 4 यहाँ है। तो हम चाहे तो ऐसे भी इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि एक हमारा बिल्कुल सही है, हम कंफर्म है तो कर सकते हैं, और नहीं तो चलिए हम मिला करके देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्या होगा, अमाशय है, तो अमाशय में यहाँ पे जहाँ से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, तो अमाशय पिता में पितरस संचयित होता है, तो सी का 2 होगा। एंड डी का अग्नाशय जो होता है वो पाचक रस मुक्त करता है। तो ये पाचन तंत्र पढ़ने पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इजली, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि कोशिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कोशिका के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू। सेल के बारे में क्या चीज़ सही है। तो किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार साइज समान होता है, तो सभी जीवों में कोशिका का आकार समान नहीं होता है, ये रॉन्ग है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, नहीं, कोई भी कोशिका ऐसी होती है कोई जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, नहीं, गोल भी नहीं होती है, डिफरेंट होती है। किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती हैं, हाँ, लेकिन जो टिश्यू होते हैं उनके जो सेल होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, तो हाँ ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किनका उनकी जन्म विधा से सही मिलान किया गया है। मतलब इसका जो
प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, उसके बेसिस पे कौन कौन सा सही है। तो फिर भी वहाँ पे वही, अगर एक हम कन्फर्म है तो बाकी हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ईस्ट है, ईस्ट में मुकुलन होता है, तो ए का 4 है, तो ए का 4 यहाँ देखिए इजली मिल गया, तो हम इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं बाकी को चेक करके, नहीं तो हमें इस समय बच जाता है, दूसरे ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आलू तो इसमें कायिक प्रवर्धन होता है, उसी में से निकलते जाते हैं और रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे बी का फर्स्ट होगा और सी का यहाँ पे सवाल का खंडन एंड कवक का ये ऑप्शन नंबर सेकंड, तो हाँ यहाँ पे ये थर्ड है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन से प्रदूषक ओजोन पर अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए देखते हैं। एसिड रेन, तो ये नहीं होगा, ये ओजोन लेयर के लिए उत्तरदायी नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट देख लेते हैं और आगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ ये भी है, बट आगे देख लेते हैं क्लोरो CFC, तो हाँ ये अप्रोप्रिएट आंसर है। ये सब भी हैं लेकिन ये एक्स दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यही करेक्ट आंसर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है, मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, फैलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए मियादी बुखार, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू तो संपर्क में कांटेक्ट में आने से फैलता है, कम्युनिकेबल है। मलेरिया, पोलियो सारे हैं जो कुछ देर के लिए छोड़ते हैं। डायबिटीज़, एनीमिया तो नहीं, ये कोई फैलता नहीं, कम्युनिकेबल नहीं है। रक्तक्षीणता, स्कर्वी, अतिसार, हैजा ये सब फैलते हैं, लेकिन अब स्कर्वी, रक्तक्षीणता नहीं, एनीमिया ये भी नहीं है। टाइफाइड, मलेरिया, तो यहाँ पे भी ये एनीमिया दिया हुआ है, तो ये भी नहीं है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा। तो चलिए ये हमारा रहा आज का साइंस का सेक्शन जो हमने डिस्कस किया। तो इसी तरह से नेक्स्ट भी हमारा जो सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे ही आते रहेंगे क्वेश्चंस और आप सभी वॉच करते रहिए। एंड मैं फिर से कहूँगी कि NCERT 6 to 8 पेपर 2 के लिए NCERT 6 to 8 जो है उसको आप फोकस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस कीजिए। इससे ज़्यादा कहीं भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इन्हीं में से आते हैं। जैसा कि मैंने 2 सेट अभी तक डिस्कस किया है, 2018 का और 2019 का, ये मैं डिस्कस कर रही हूँ। और 2019 में दिसंबर में जो हुआ था, ये तो जुलाई का पेपर है, उसे भी मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए यहीं पे आज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।